आज हम सॉल्व करेंगे स्प्रिंग सॉरी एमफिल फिजिक्स का जो हमारा चल रहा है ना, जो कंटिन्यूटी में, तो उसी में हम आज सॉल्व करेंगे। यही हमारा जो एमफिल फिजिक्स 2023 फॉल का पेपर। ठीक है। और फिर अब ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हम सॉल्व करेंगे और जितना हो सकता है हम आज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो फर्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज, पहले हम सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम जंप करेंगे ईएमटी की तरफ, क्योंकि ये भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पहले 5 होंगे और ये फॉल 2023 का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। टू गैसेस सेपरेटेड बाय एन इमर्सिबल बट मूवेबल पार्टीशन। यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा कि जो पार्टीशन गिवन है वो मूवेबल है, और वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज जो है वो फ्रीली अलाउड है, मतलब पार्टिकल्स गैस के आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम द टू साइड्स विल हैव द सेम। दोनों साइड्स के पास क्या चीज सेम होगी? तो दोनों गैसेस इक्विलिब्रियम में, मुराद ये कि ये अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको पता है, जब भी दो बॉडीज आती हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो सेम होता है। ठीक है। और अब यहाँ पर ये होगा कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे बॉडीज, और ये लिखा हुआ है कि जो उनकी पार्टीशन है वो मूवेबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो मूव होंगी और अपनी पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि दोनों तरफ जो है वो प्रेशर सेम हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। वॉल्यूम अब कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन एट द एंड आपका जो प्रेशर है वो सेम हो जाएगा जब वो इक्विलिब्रियम में दोनों आएंगे। राइट ऑप्शन आपका बी। सेकंड है हमारे पास, ये भी इक्विलिब्रियम वाला ही है, थर्मल कॉन्टैक्ट, सेम टॉपिक है, और ये रिपीट भी हो चुका है एमसीक्यूज। ये दोनों रिपीटेड है पास्ट पेपर्स में से। आपने ये हमने जो भी पेपर सॉल्व किए उसमें आपने देखा भी होगा। A solid A is in thermal equilibrium with solid B। कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में विद सॉलिड बी। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारा टेम्परेचर होगा टी ए का, वो इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ टी बी। आगे लिखा हुआ है सॉलिड बी हैज द सेम टेम्परेचर हैज सॉलिड सी। तो अब यहाँ पे भी वो कह रहा है कि दोनों का सेम टेम्परेचर है। इफ द थ्री सॉलिड्स हैव डिफरेंट masses एंड composition, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक बात मैं आपको क्लियरली बताता चलो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितने मर्जी आपस में मैसेज कम ज्यादा हो, कुछ भी हो, जब टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब वो तीनों थर्मली इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे यही होगा कि टेम्परेचर ए का इक्वल है बी के और वो इक्वल है सी के। टी ए इज इक्वल टू टी बी विच इज इक्वल टू टी सी, हम ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, देयर विल बी no net transfer of energy if solid A is placed thermal contact with solid B। बिल्कुल यही हमारा राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। मैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ नहीं जाऊंगा, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। तो राइट ऑप्शन यही है, क्योंकि देखें तीनों आपस में थर्मली कांटेक्ट है तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, के इन विच statistical in which statics number of particles is unlimited। कौन सी में होते हैं? तो हमारे पास अभी ये तीन गिवन है। इन तीन में से अगर मैं बात करूं फर्मी डेराक स्टैटिस्टिक्स की, तो ये जो स्टैटिस्टिक है ये डिपेंड करती है नंबर्स पर, ये लिमिटेड है। ठीक है। ये हमने अभी जो कैट का हमारा सिलेबस था उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी। और जो बोल्स हमारे पास आइंस्टाइन है, बोल्स आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स है, ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड नहीं है, ये नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती।
ये अनलिमिटेड है। और थर्ड ऑप्शन है बोथ, ए बी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस बोल्टमैन स्टैटिस्टिक, ये भी लिमिटेड है। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट है कि ये लिमिटेड है। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट सेम एनर्जी में करते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसका कुछ भी नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ, लिखा हुआ है a random walker takes a step of a unit length in positive direction with probability 3/4, कि एक हमारे पास रेंडम वॉकर है जिसके स्टेप्स जो पर यूनिट के हिसाब से हैं वो 3/4 है पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमें ये गिवन डेटा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास 3/4 है, एंड अ स्टेप ऑफ अ यूनिट लेंथ इन द नेगेटिव डायरेक्शन विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो है 1/4। द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर आफ्टर n स्टेप्स, तो हमने इसका मीन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो फोर्थ है हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं जो है हमारा कि जो एक्स प्राइम है वो हमारा मीन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन वो हमारी पी है, और ये गिवन है 3/4, जबकि वैल्यू ऑफ क्यू जो है वो हमें गिवन है 1/4। 1/4 ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए मीन्स जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है स्टेप्स की, तो एक को पी ले लें, एक को क्यू ले लें, जो मर्जी आप लें, एक्स लें, वाई लें, आपकी मर्जी। और हमने कितने स्टेप्स चलने हैं, एन स्टेप्स चलने हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का वो होता है एन इंटू पी माइनस क्यू। माइनस क्यू कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पी जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और फिर क्यू नेगेटिव डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो जस्ट हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है और हमने कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे ये होगा एन, वैल्यू ऑफ पी इज 3/4 माइनस 1/4, जो होगा एन 4 3 माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 इंटू एन। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे एन इज इक्वल टू, सॉरी एक्स प्राइम इज इक्वल टू, माई बैड, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो n/2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये कौन सा है, बी। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, पार्टीशन फंक्शन। इसके लिए अलग से वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल के केस में आपसे कहूँगा कि पार्टीशन फंक्शन और एंट्रोपी के जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से करें, ये दो टॉपिक्स हैं मोस्ट रिपीटेबल। तो पांचवा हमारा है पार्टीशन फंक्शन, पहले मैं इरेज कर लूँ क्योंकि आगे हमारे और एमसीक्यूज हैं जो हमने करना। पार्टीशन फंक्शन हमें गिवन है कि दो स्टेट्स हैं जो थर्मली इक्विलिब्रियम में, एक की एनर्जी है हमारी 0 और एक की एनर्जी है हमारी 2 kBt, और डीजेनरेसी हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली, एक 2 है और एक डीजेनरेसी हमारी 4 है। और कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ पार्टीशन फंक्शन एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज क्लोज टू, हमने पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, और इसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो हमें पता है पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू, ये होता है समीशन n e पावर एनर्जी का पावर के बी टी, और सॉरी यहाँ पे जी एन बी हो। ठीक है, डीजेनरेसी और साथ जो एनर्जी हमें मिलती है, तो हम जस्ट इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जी वन, पहले इसको हम लिखते हैं प्रॉपर, जी वन ई पावर माइनस एप्सिलॉन 1 ओवर के बी टी प्लस जी टू ई टू के बी टी, ये है हमारा
फार्मूला। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है और कैलकुलेट करनी। तो अब ये होगा G1 की वैल्यू 2 है, ई पावर 0, माइनस वगैरह मैं हटा रहा हूँ, आपको पता है जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस 4, और ये सारी वैल्यू आ जाएगी -2 kBT अवर kBT। तो अगर कटिंग की बात करें तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये केबीटी केबीटी कैंसिल हो जाएगा, और नेट आंसर जो है वो हमारा होगा 2 + 4 ई पावर -2। तो इससे अगर आप देखें तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो होता है ये डी वाला, 2 + 4 ई पावर -2। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पार्टीशन फंक्शन बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चंस पेपर में, तो पार्टीशन फंक्शन को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक की तरफ। अगेन 5 MCQs वी आर गोइंग टू सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, सॉरी EMT के हैं, और इनमें से ये मैं अगेन सॉल्व करने से पहले बता रहा हूँ कि ये वाला MCQs रिपीटेड है, बहुत बार आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट MCQs जो EMT का है उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूविंग चार्ज की होती है वो कौन सी होती है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट है, ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। क्यों नॉन कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तो उसकी जो फील्ड होती है वो डिपेंड करती है बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स में। और जब हम वर्क डन इनका कैलकुलेट करते हैं तो ये वर्क डन जो है वो इसका क्लोज पाथ का 0 नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारा सिंपली ये फील्ड जो है नॉन कंजर्वेटिव बन जाती है। 12th है, और फिर सेकंड है, अ पार्टिकल with charge q is located a distance d from infinite plane। हमारे पास एक पॉइंट p पे चार्ज q पड़ा हुआ है जो इनफाइनाइट प्लेन से डिस्टेंस d पे है, तो ये एक चार्ज q हो गया। कोई डिस्टेंस d ले लें जो आपका दिल करे, समझ लें यहाँ पे कोई प्लेन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द प्लेन ड्यू टू द चार्जेस। तो सिंपली हाफ ऑफ जो टोटल फ्लक्स होगा ना, जो भी ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इतना भी, वो हमें पता है वो होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये जो टोटल फ्लक्स है। अब जो फ्लक्स प्लेन में से पास होगा वो इसका हाफ होगा, क्योंकि ये इस तरफ पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो राइट ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। रिपीट होने से मुराद ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे तरह से पास पेपर्स करते हैं तो आप शॉर्ट टाइम में इजीली जो है ना वो टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि ये 13 है मेरे ख्याल से, ये भी रिपीटेड है। अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज द एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, देयर काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ द रेशियो। अब यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कहा गया है और अल्फा बीटा 3 पार्टिकल्स हैं, तो यूजुअली जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पहली चीज सोचते हैं कि हम ना काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², हम इसकी तरफ जाएं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे मैथ से कंसर्न नहीं है। उन्होंने एक चीज गिवन है की हुई है कि पोटेंशियल जो है ना वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और ऑलरेडी 3 पार्टिकल हैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे फिर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा फॉर्मूला होगा Q/V, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और अब आपको पता है कि हमारे 3 पार्टिकल्स हैं। पहला हमारा प्रोटॉन है, पहला प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के पास आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हम बात करते हैं ड्यूट्रियम की,
इसका भी हमारे पास एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, तो एक ही इसमें प्रोटॉन पाया जाता है। और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसमें भी प्रोटॉन है, सॉरी, इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन इसमें होते हैं। तो अब जब हम अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल, सॉरी, पहले हम लिखते हैं प्रोटॉन का। तो जब प्रोटॉन की लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि सिंपली ये हो जाएगा Q इंटू वी। ठीक है, या फिर आप बेहतर है कि मैं चलें यही ठीक है, Q इंटू वी लिख लेते हैं। ये एक हो गया। आप आपकी मर्जी ई लिखें वी लिखें, जो बेहतर लगे। अ, हमने चार्ज ही तो बताना है ना कि चार्ज है यहाँ पे। और अब दूसरा हमारे पास प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन के बाद हमारे पास ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम का भी यही फार्मूला होगा, क्यू वी। और लास्ट हमारे पास आता है अल्फा पार्टिकल। उनका हम हमारे पास दो चार्ज होते हैं, तो हम लिखेंगे टू क्यू वी। अब जस्ट इनकी रेशियोज निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की रेशियो काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन की रेशियो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये हो जाएगा क्यू बाई वी, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, टू क्यू इंटू। तो अब जस्ट हमने इसको डिवाइड कर देना क्यू इंटू वी के साथ। तो हमारा ये आ जाएगा 1:1:2। तो राइट ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। सॉरी सॉरी, डी नहीं, सी करेक्ट है। ये है हमारा राइट ऑप्शन, 1:1:2। नेक्स्ट है 14। Moving charge particles of mass m is moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field which is perpendicular to the velocity of the particle। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, और एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल, तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले चलें को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, मैं वापस आपको ये बता दूं कि दोबारा इसको पढ़ लें एक बार, फिर नीचे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और एक वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारी, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी जो है वो इक्वल होगी एफ सी के। और एक और बात देखें यहाँ पे लिखी हुई है, एक और बात यहाँ पे, ठहरे मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ। ये आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। तो मतलब जो एंगल है हमें गिवन है, अब फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आता है ना क्यू वी बी साइन थीटा। और ये तो सीधा हमें पता है एम वी स्क्वायर बराबर। अब ये जो एंगल हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी इंटू एम वी स्क्वायर। यहाँ से सिंपली हम अपनी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारी रिलेशन होगी ये वी वी से कैंसिल हो जाएगा। और हमने क्योंकि वी कैलकुलेट करना है, आर इस तरफ आ जाएगा, क्यू आर ई एम। ये हमारी रिलेशन है। अब हम देखते हैं आगे, अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल। अब अगर आर की वैल्यू 2r हो जाए तो स्पीड कितने टाइम्स इंक्रीज होगी। तो मींस कि अब अगर आर प्राइम की वैल्यू 2r हो जाए, तो सारी चीज़ें मैं एज इट इज ही लिख रहा हूँ। इसको मैं सिर्फ आर प्राइम को चेंज कर रहा हूँ, क्यू बी, ये सब कुछ एज इट इज। तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज इसकी पुट करें, आर प्राइम की जगह 2r आ जाएगा, क्यू बी एम। और ये अगेन हो जाएगा 2। और ये जो सारी चीज़ है ये सारी आपकी अगेन दिस वन
तो ये यहाँ पे वी आ जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कहीं पे भी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक चीज डायरेक्ट नजर आ रही है कि वी का डायरेक्ट रिलेशन है आर के साथ। सिंपल। तो अगर वो कह रहे हैं 2R, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वी भी जो है वो 2V हो जाएगा। तो इंस्टेंट ऑफ डूइंग दिस स्टेप आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जब आपको कंफ्यूजन हो या अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो होगा कि इंक्रीज करेगा बाय फैक्टर ऑफ 2। तो कौन सा है देखते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 15 है, कूलम लॉ से आया हुआ है, हम 10th में पढ़ते हैं, 12th में है, बीएस में बहुत बार इसके कोर्सेज हैं, बीएससी में आपने पढ़ा होगा। टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, गिवन है, इनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम ऑन द रिस्पेक्टिव चार्जेस, कि दोनों चार्जेस पे फोर्स की रेशियो क्या है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको रिकैप दे रहा हूँ कूलम्स लॉ का। कि कूलम्स लॉ में डायरेक्टली ये है कि एक चार्ज ये है हमारे पास m1, दूसरा चार्ज ये है, सॉरी, एक चार्ज ये है q1, दूसरा चार्ज ये है q2। अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है। अब आप अगर इसकी फोर्स कैलकुलेट करो या इसकी फोर्स कैलकुलेट करो, दोनों इक्वल और अपोजिट्स होती हैं। तो मीन्स टू से ये कहने का कि आप F12 कैलकुलेट करो या F21 कैलकुलेट करो, इन मैग्नीट्यूड दोनों का फार्मूला सेम हो। तो अब अगर मैं रेशियो निकालने के लिए जाऊं भी तो दोनों मुझे एक सेम अमाउंट ही देंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब रिस्पेक्टिवली चार्ज लिखा है, जब दो चार्जेस हैं तो फिर हमेशा दोनों का आंसर 1:1 होगा। आप बेशक अलग से दोनों के फोर्सेस निकालें, दोनों की क्या एक एक ही तो, ये इसी फार्मूले से एक ही तो निकलेगा, निकालें और कैलकुलेट करें और एट द एंड यू गेट द सेम आंसर। हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल में तीन चार्जेस पड़े हुए हैं और फिर आपको अगर कहें कि तीनों की निकालो, तो वो चेंज हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का अपना इफेक्ट होगा, इन दोनों का अपना, इनका अपना। सेम गोस फॉर स्क्वायर है या फिर आपका सर्कल हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कि कोई अगर इशू हो तो यू में आस्क प्रॉब्लम है, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इन्हें अच्छे से जो है ना वो एक्सप्लेन, ज़्यादा चीज़ें डेप्थली जाने के बजाय जो है मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं, ताकि आप सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमें अब चीज़ें जो है ना वो क्लियर होंगी तो सॉल्व होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी।